गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वो 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो था द लिविंग वर्ल्ड यूनिट फर्स्ट से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, उस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कशन अपना स्टार्ट किया था लाइफ के रिलेटेड। लाइफ क्या होता है, लाइफ से किस तरह से हम इंडिकेट कर पाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये सारी चीज़ें उनके करेक्टर्स के बिहाफ पे डिसाइड होता है कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। लास्ट क्लास में बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को, यानी कि जो करेक्टर्स हमने बताए थे उनमें हमने कुछ एक को डिस्कस भी किया और कुछ एक करेक्टर्स जो थे, कुछ एक पॉइंट्स थे वो हमारे रह गए थे। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिकली स्टार्ट फिर से वही रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनसे अगर एक दो पॉइंट कुछ मिस हुआ भी होगा। आई होप ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा है तो हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं शायद उनको भी रिकॉल हो जाएगा, पीछे वाले जो बच्चे लास्ट क्लास में लिया था, उन्होंने अटेंड किया था, वो कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉइंट था, सबसे पहला जो पॉइंट था करेक्टर्स ऑफ लाइफ, उनमें सबसे पहला पॉइंट अपना था ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है बेटा, तो ये दो पॉइंट थे जो अपन ने एक में ही कंबाइन करके इनको पढ़ा था, और लाइफ से रिलेटेड फर्स्ट करेक्टर्स के अंदर ही आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे कि हम डेफिनेशन से बात स्टार्ट करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स में या ऑर्गेनिज्म के साइज शेप में कुछ भी चेंज आए तो वो इंडिकेट करता है एनी चेंज इन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म बॉडी ठीक है, कोई भी चीज आए ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स में या उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो बेटा डेवलपमेंट ग्रोथ के यानी कि टोटल सम ऑफ चेंजेस इन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म बॉडी, उनको क्या कहा जाता है? टोटल्स को डेवलपमेंट बोला जाता है। सम ऑफ टोटल चेंज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें थी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड। ग्रोथ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स या बॉडी पोस्चर के अंदर चेंज आए, वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। एंड टोटल सम ऑफ टोटल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, वो उसके ऑर्गन्स में भी हो सकता है, बॉडी पोस्चर में भी हो सकता है, उनको कलेक्टिवली इकट्ठा रूप से सम चेंजेस का क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर कुछ एक टर्म्स आते हैं, जैसे अपन बात करें नॉन लिविंग से रिलेटेड। बेटा देखो, ये फैक्टर एक ऐसा है, करेक्टर्स ऐसा है जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स के बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट नहीं कर सकते। ये बता नहीं सकते कि अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये चीज़ें हम इससे क्लियरिफाई नहीं कर पाते। क्यों? उसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको अभी यहाँ शो करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। वो अभी हम देखते हैं, इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलो अब वो पॉइंट्स हम इंडिकेट कर देते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जो कंफ्यूज करके रखते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को कि हम इसके बीच में डिस्टिंक्स नहीं कर पाते लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो बेटा जैसे ग्रोथ जो फैक्टर है, जो करेक्टर है किसी ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग में, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के अंदर होता है, लिविंग में भी एंड नॉन लिविंग में भी। लिविंग में जो ग्रोथ होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है। इंटरनल ग्रोथ
एंड नॉन लिविंग में होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। वो क्या होता है, देखिए इंटरनल ग्रोथ को बेटा क्या कहा जाता है, इंटरसेप्शंस बोला जाता है। इंटरसेप्शन एक सेकंड, इंटरसेप्शंस बोला जाता है इंटरनल ग्रोथ को, इसे बोलते हैं एक्रेशन बोला जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ को। इंटरसेप्शंस क्या होता है और एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये हम अब आगे क्लियर करेंगे इस चीज़ को। बट बेटा ये एक बार थोड़ा ध्यान देना, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जो ग्रोथ है, मैंने पहले ही बताया कि ग्रोथ फैक्टर लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उनको बीच में सेपरेट नहीं कर पाता, ये आइडेंटिफाई नहीं करवा पाता कि हाँ ग्रोथ होता है तो हम उसको लाइफ के बोल सकते हैं, यानी कि लिविंग बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे ग्रोथ जो है, ग्रोथ कैरेक्टर्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के द्वारा शो किया जाता है। लिविंग जो ग्रोथ शो करता है वो इंटरनली ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ को क्या बोला जाता है, इंटरसेप्शन बोला जाता है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इसे असर्शन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्शंस की डेफिनेशन से रिलेटेड और असर्शन से रिलेटेड क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर लेते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट क्लास में हमारे पास थोड़ा व्हाइट बोर्ड बड़ा था साइज में, आज हमारे पास ये थोड़ा छोटा है, तो इसमें थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, बट नो प्रॉब्लम। कंटेंट में और टीचिंग लाइन वे में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो इंटरसेप्शंस और असर्शन, ये थे ग्रोथ। इंटरसेप्शंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और असर्शन होता है नॉन लिविंग के अंदर। जैसा मैं बता रहा था, इंटरसेप्शंस होता क्या है, देखो बेटा इंटरसेप्शंस जैसे हम ग्रोथ देखते हैं एक बेबी के अंदर, वुमन के केस में बात करें, इन स्मॉल बेबी टू अडल्ट, यानी कि इनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ है, इंक्रीज इन सेल मास, इंक्रीज इन सेल मास, सेल साइज, सेल नंबर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक कंटेंट या मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो इंटरसेप्शंस होगा, जैसे कि वुमन के केस में हम बात कर लेते हैं, वुमन के बारे में बात करते हैं, तो वुमन में जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, नया बेबी जो बच्चा जन्म लिया है, उसके अंदर चेंजेस होंगे, इंटरनल चेंज होंगे, तो उसके इंक्रीज होगा किसमें, सेल के मास में, सेल के साइज में, सेल के नंबर में, ठीक है। और वो किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट के अंदर बदल जाता है। अगर हम सेल मास, सेल साइज या सेल नंबर ना लिखकर हम ये भी शो कर सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक मटेरियल्स के इंक्रीज होने से जो ग्रोथ होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शंस बोलते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पे लिया है न्यू ह्यूमन बेबी टू डेवलपमेंट इनटू अडल्ट ह्यूमन, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर इंटरसेप्शंस के अंदर, ओके। आया समझ में इंटरसेप्शंस क्या होता है, जो लिविंग के द्वारा शो किया जाता है ग्रोथ कैरेक्टर्स, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं असर्शन की, ओके। नहीं चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो बेटा असर्शन से रिलेटेड जो था, असर्शन किसके अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है। नॉन लिविंग में असर्शन होता क्या है, असर्शन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल on the outer surface
किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस पे उसी के जैसे सिमिलर कंटेंट, सिमिलर सब्सटेंस का डिपोजिशन होना क्या कहलाता है? असर्शन कहलाता है। ठीक है, इसके मतलब कहने का मतलब ये क्या होता है कि ग्रोथ का मतलब होता है चेंजेस। चेंज यहाँ पर अगर कोई भी छोटी सी चीज़ पड़ी हुई है, मान लो ये कोई छोटी सी चीज़ है, इसके ऊपर बाहर से कोई कंटेंट आके इकट्ठा हो जाता है सिमिलर इसी के जैसा, तो चेंज तो इसमें भी आया है, इसका शेप चेंज हुआ है, इसकी ग्रोथ साइज बदला है, तो ये चीज़ें भी ग्रोथ को इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन ये है क्या? सिमिलर सब्सटेंस का डिपोजिशन है, जो किसका, किसके बारे में बात बताता है हमें? असर्शन के बारे में। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अगर ग्रोथ शो करता है तो वो लिविंग में आएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें कंफ्यूज करता है इंटरसेप्शन और असर्शन। ठीक है बेटा, ग्रोथ फैक्टर शायद समझ में आया हो आप लोगों के। चलो बात कर लेते हैं जो लास्ट में हमने अभी लिखा था, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक मटेरियल्स होते क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस की। जो मटेरियल्स मैं बता रहा था, कोई ग्रोथ के अंदर सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, इलार्जमेंट होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, तो उसमें हमने लिखा था प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स क्या होता है बेटा? जैसे किसी भी सेल्स के अंदर अगर लिविंग कंटेंट्स इंक्रीज होता है, यानी कि सेल्स के अंदर का जो सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को जो मान लो आप क्या कह सकते हो? प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर वे में लिखें तो द लिविंग मटेरियल्स which are found in a cell are called protoplasmic substance या फिर मटेरियल। ठीक है बेटा, ये है प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि सेल्स के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि सेल के इंटरनल साइड, यानी कि इनसाइड जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था वो था एपोप्लाज्मिक। देखो अच्छा, एपोप्लाज्मिक क्या होता है? जो सेल्स के आउटर साइड्स होते हैं, the non-living substance which are found outside the cell, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो सेल के आउटसाइड होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर लेना चाहें, जैसे सेल वॉल होता है तो सेल के बाहर की साइड होता है। ठीक है, बोन मैट्रिक्स ये भी क्या है? इसका टाइप होता है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। बोन मैट्रिक्स बेटा, जैसे बोन के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं बोन मैट्रिक्स। तो वो किसका एग्जाम्पल है? एपोप्लाज्मिक मटेरियल्स का। बात करें प्रोटोप्लाज्मिक के केस में, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेल के इनसाइड, जैसे साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है, एंड न्यूक्लियस, किसके एग्जाम्पल है बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक के, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इसके एपोप्लाज्मिक के आते हैं सेल वॉल एंड बोन मैट्रिक्स, एंड फाइबर्स भी आता है, कनेक्टिव टिश्यूज के जो होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के जो फाइबर्स होते हैं वो भी एपोप्लाज्मिक सिस्टम्स के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक क्या होता है। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस आर व्हिच आर फाउंड इनसाइड द सेल, यानी कि द लिविंग मटेरियल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड ए सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहलाता है, जैसे साइटोप्लाज्म एंड
न्यूक्लियस। एंड एक्टोप्लाज्म के अंदर बात करें तो नॉन लिविंग सब्सटेंस व्हिच आर फाउंड आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर की साइड जो पाया जाता है, जैसे सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल क्या है, सेल के आउटर साइड है। दूसरा बोन मैट्रिक्स जो ह्यूमन के केस में पाया जाता है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, वो भी किसका टाइप है, एक्टोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस का। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। फिर से आप थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, आपके सामने लिखा है, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो, दोबारा से रीड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आप देखो, तब तक आप ट्राई करो, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड इसमें पॉइंट्स थे जो अपने नेसेसरी था अपने लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मैंने सारा आपको बता दिया है। उसमें प्रोटोप्लाज्मिक, एपोप्लाज्मिक, ठीक है, असर्शन, इंटरसेप्शंस, वो सारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म, जो एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर्स है बेटा, इकलौता ऐसा फैक्टर्स है जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। मेटाबॉलिज्म इट इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज ए लिविंग फीचर्स ऑफ लिविंग कैरेक्टर्स या फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर्स होता है। मेटाबॉलिज्म एक इकलौता ऐसा फीचर्स है जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर्स होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर ऑल द बायोकेमिकल्स रिएक्शंस, ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस आर टेक प्लेस। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जैसे मेटाबॉलिज्म इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, एक बार लिख लेते हैं इसके पॉइंट जो इससे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैटाबॉलिज्म, एंड सेकंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, इन दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है मेटाबॉलिज्म, ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच आर टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ये इकलौता ऐसा मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स ऐसा ही क्यों है कि ये इकलौता किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर देता है। क्योंकि बेटा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉलो होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्स यानी कि हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन के केस में बात करें तो हमारे अंदर भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे हैं, और एक लिविंग यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर्स है, ऐसा करेक्टर है जो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स करेक्टर को एक इकलौता ऐसा करेक्टर कहा जाता है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है। ठीक है बेटा, चलो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन मैं अभी लिख देता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, तो सारा आ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चा, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, it is the combination, it is the combination of all biochemical reaction, all biochemical reaction which occur in a organism। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म कॉम्बिनेशन है बायोकेमिकल्स रिएक्शंस का जो एक लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशंस का, कौन कौन से थे। जैसे फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कैटाबॉलिज्म, CATA, कैटाबॉलिज्म। देखो बेटा, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब कट करना, C फॉर कट, एना मतलब ऐड करने से रिलेटेड है।
ठीक है, तो यहाँ से इस वर्ड को थोड़ा सा रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। सी फॉर कट करना, यानी कि पीसीस में कट होगा, और जो एनाबोलिज्म आएगा उसमें ए फर्स्ट लेटर आता है, तो ए से हम ऐड से रिलेटेड कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे ऐड होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो वो होता है एनाबोलिज्म के अंदर। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म होता क्या है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, it is a type of process in which a complex substance changes into simpler form, ठीक है। कैटाबोलिज्म क्या है, एक प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके, ब्रेक डाउन होकर उसका और सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी फूड लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड को इनटेक करते हैं। जैसे बात कर ले स्टार्च की, तो स्टार्च को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिया, और स्टार्च का जो एंट्री होती है माउथ के अंदर, तो माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है स्लाइवरी एमाइलेज। वो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में तोड़ देता है, मैल्टोज के अंदर, यानी कि उसकी सिंपलर फॉर्म के अंदर, मैल्टोज आइसोमैल्टोज के अंदर, डेक्सट्रोज इसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है स्टार्च का। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो रहा है कोई भी चीज, तो वो प्रोसेस इसके अंदर आता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा इसको देखो आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो पॉइंट है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, वो अपने पास आता है एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म में क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, सी फॉर कट एंड ए फॉर ऐड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सिंपलर फॉर्म को इकट्ठा करके, या फिर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, सिंपलर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस विल बी कलेक्टेड, ऐड होंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की फॉर्मेशन करेगा। जैसे प्रोटीन से होता है ह्यूमन के केस में, पहले इसके डेफिनेशन लिखता हूँ फिर बाद में डिस्कस करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस in which a complex substance is formed by addition of its simpler form, बाय इट्स सिंपलर फॉर्म। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है एनाबोलिज्म से, जिसके अंदर सिंपलर फॉर्म ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसे कोई भी अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करें, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन के केस में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या है, किस प्रोसेस के अंदर आएगा, एनाबोलिज्म प्रोसेस के। लेकिन उसके अंदर जो सिंपलर फॉर्म है, उसके जो सब यूनिट्स हैं, जैसे ह्यूमन के केस में हम बात करें तो ह्यूमन किससे बना हुआ है, सेल से बना है, ऐसे ही प्रोटीन के अंदर भी सब यूनिट्स होती हैं। जो इसके अंदर आता है सिंपलर फॉर्म, इसका वो आता है अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स इसका सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन का। जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आता है एनाबोलिज्म प्रोसेस के अंदर। एनाबोलिज्म प्रोसेस आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ इट्स सिंपलर फॉर्म। एग्जांपल था प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स की सिंपलर फॉर्म क्या होता है, सब यूनिट्स क्या होती है, अमीनो एसिड्स, जिनसे मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, ये था अपना मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जो एक सिंगल फीचर्स ऐसा है जो किसी लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही हो पाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पीछे का रिवाइज साथ साथ करते रहें ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।